हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? सर हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? मैं भी मजे में हूं। सो बच्चे, आज की इस वीडियो में मैं आंसर की आपके लिए लेके आया हूं सीए इंटर ऑडिट का पेपर, जो अभी रिसेंटली मई 23 के अटेम्प्ट में हुआ था। तो मई 23 में सीए इंटर का जो ऑडिट का पेपर था, उसका मैं पेपर का रिव्यू ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूं। तो मैंने इसी चैनल पर आपको ऑडिट के पेपर का रिव्यू करके दिया था, जहां बताया था कि पेपर अल्टीमेटली कैसा था, कौन कौन से क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा घुमा के पूछे गए थे, ओवरऑल रेटिंग क्या थी, वो मैंने आपको बताई थी पेपर को लेके। चलिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सजेस्टेड आंसर प्रोवाइड कराने के लिए जा रहा हूं। और आपको वीडियो में जो स्क्रीन पर आपको पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही है, इसको अगर आपको डाउनलोड करना है, इन आंसर की को आपको डाउनलोड करना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ये आंसर की या सजेस्टेड आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपको पता है, ये करेक्ट और इनकरेक्ट बेस्ड होता है, और 8 में से कोई 7 आपको अटेम्प्ट करना होता है। एक इंटरनल चॉइस आपके पास यहां पर होती है, और हर एक क्वेश्चन यहां पर 2 नंबर का होता है। हर एक पार्ट बेसिकली यहां पर 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से टोटल 14 मार्क्स का ये पेपर हो, नॉट पेपर, 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। सर करेक्ट इनकरेक्ट कैसे आए थे? अगर मैं एक आधा छोड़ूं तो ऑलमोस्ट सारे के सारे करेक्ट इनकरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। मुझे नहीं लगता कि इस जगह पे किसी बच्चे को अटेंड करने में किसी भी तरीके की कोई भी कह सकते हो दुविधा या कुछ भी प्रॉब्लम यहां पर हुई होगी। देखिए, जो भी प्रॉब्लम है बच्चे, लाइव चैट में डिस्कस करते रहना आप मेरे साथ प्लीज। तो द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट एविडेंस कंसिडर्ड नेसेसरी to properly plan the audit and to assign various audit function to the engagement team। इतना आपको पता है कि SA 300 बेसिकली बात करता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। और वहां पे क्लियर कहा है SA 300 में कि पहले आपको एक ओवरऑल ऑडिट की स्ट्रेटजी को स्टैब्लिश करना होता है, और इसी स्ट्रेटजी के बेसिस पर आप अपना ओवरऑल ऑडिट का प्लान डेवलप करते हो। तो जब बेसिकली आप स्ट्रेटजी बनाते हो तो उस स्ट्रेटजी को आपको डॉक्यूमेंट करना होता है। क्यों? बिकॉज ये इस बात का एक एविडेंस होता है कि आपने ऑडिट को प्रॉपरली प्लान करके किया है। अब कल को सपोज कि आपके ऊपर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस आ जाए कि आपने काम ठीक तरीके से नहीं किया, तो आप अपने वर्किंग पेपर के जरिए इस बात को प्रूव करते हो कि आपने जो काम किया है वो इन अकॉर्डेंस विद SA किया है। तो अगर आपने स्ट्रेटजी बनाई है और स्ट्रेटजी का आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया है, तो इस बात का एविडेंस है कि आपने काम को प्रॉपरली प्लान किया था, और किस किस तरह से, कौन कौन से एंगेजमेंट टीम के मेंबर को आपने ये वर्क एलोकेट किए थे, कौन कौन से एरिया आपने उनको असाइन किए थे, ये इस बात का एविडेंस बनता है। सो आंसर इज करेक्ट। As per the requirement of SA 300, Planning and Audit of Financial Statement, the auditor shall establish an overall audit strategy to set STD, scope, timing, and direction of audit, basis upon which the auditor shall develop an overall audit plan. As per SA 300, the auditor shall document overall audit strategy, audit plan, and any significant changes made during the audit engagement to the overall audit strategy, audit plan, and the reason for such change. The documentation of overall audit strategy is a record of key decisions considered necessary to properly plan the audit and to communicate significant matters to the engagement team। अब बच्चे थोड़ा सा ना इसके आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना कि इसका प्रेजेंटेशन किस तरीके का है। आप में से मोस्टली बच्चों को जिन्होंने अटेम्प्ट दिया था, नो डाउट इसका आंसर आता होगा, लेकिन बच्चे कई बार कहते हैं सर ये तो बात तो सही है, अब जो चीज करेक्ट है उसका रीजन क्या दें? तो कोई चीज अगर इनकरेक्ट होती है तो उसका रीजन बड़े प्यार से दिया जा सकता है कि भाई सही प्रोविजन ये है, अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट आपने दिया है वो गलत है। लेकिन प्रॉब्लम बच्चे को पता कब आती है? करेक्ट और इनकरेक्ट को अटेम्प्ट करने में बच्चे की प्रॉब्लम तब आती है जब दिया हुआ स्टेटमेंट क्या होता है? करेक्ट होता है। अब करेक्ट स्टेटमेंट को मुझे करेक्ट ही बोलना है, तो उसको मैं जस्टिफाई कैसे करूं? तो आप प्लीज देखिए कि जो भी आपके सामने प्रोविजन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, उसमें देखिए क्या कोई भी SA लिंक हो रहा है, या कंपनी एक्ट से कोई प्रोविजन पूछा गया है। तो कंपनी एक्ट का कौन सा सेक्शन में यहां पर रेफर करके आ सकता हूं? पहले आप वो SA को आइडेंटिफाई करिए, SA के प्रोविजन से आप वहां पर बात करके आइए, फिर आप बता दीजिए कि हाँ ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जैसा कि बच्चे आप देख पा रहे हो कि मैंने पहले यहां पर SA 300 के साथ इसको एक कनेक्टिविटी दी है। SA 300 के साथ कनेक्टिविटी देने के बाद मैंने SA 300 का प्रोविजन छोटा सा यहां पर बताया है
कि स्ट्रेटजी हम क्यों बनाते हैं और क्या क्या चीजें आपको डॉक्यूमेंट करनी होती है। उसके बाद फिर आप बोल दीजिए कि हाँ ये जो बात कही गई है वो स्टेटमेंट आपका करेक्ट बनता है। सेकंड, communicating key audit matter in auditor's report is a separate opinion on individual matter। तो की ऑडिट मैटर पर कौन सा एसए लगता है बच्चे, पहले आपको ना वो एसए का नंबर आइडेंटिफाई करना है। कई बार बच्चे को क्या होता है कि आपको ना आता सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ना आपको एक डर ये लगता है कि ऐसा ना हो कि हम एग्जाम में एसए का नंबर गलत कोड करके आ जाए। शुरू से माइंड में ना ये फियर आपके रहता है कि एसए का नंबर शायद हम गलत कोड करके आ सकते हैं, और गलत कोड कर दिया तो हमारा नंबर ही कट जाएगा, तो हम एसए का नंबर कोड करके नहीं आएंगे और हम बोल के आ जाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट एसए। मैंने कई बार बच्चों को इस तरीके का शॉर्टकट लेते हुए देखा है। ऐसा शॉर्टकट बेटा एग्जाम में काम नहीं करेगा। ये शॉर्टकट देखो आपके बीकॉम लेवल पे चल सकते हैं, लेकिन ये कोई बीकॉम लेवल का एग्जामिनेशन नहीं है। यहां पर आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है कि जो भी स्टेटमेंट आपको दिया है वेदर करेक्ट और इनकरेक्ट, तो वो आपके कौन से एसए के साथ या किस सेक्शन के साथ लिंक हो जाता है। और अगर किसी एसए या सेक्शन के साथ लिंक होता है, आपको उसका रेफरेंस अपने आंसर में देके आना चाहिए। इनकेस अगर वो आप रेफरेंस देके नहीं आ रहे, तो कहने के बच्चे मैं ये बोलूंगा कि एक नंबर कटने की गुंजाइश वहां पर बनी रहती है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर आइडेंटिफाई किया है SA701 को, बिकॉज की ऑडिट मैटर में कौन सा एसए डील करता है, SA701। So SA701 communicating key audit matter in independent auditor's report deals with the auditor's responsibilities for communicating key audit matter in independent auditor's report. As per SA701, communicating key audit matter in audit report is in the context of auditor having formed an opinion on the financial statement as a whole. Communicating key audit matter in auditor's report is not a separate opinion on individual matter। कि जब मैं कोई की ऑडिट मैटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लेके डिस्क्राइब करता हूं, तो वो उसको मैं इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल लेते हुए चलता हूं। मैं किसी भी मैटर पर जिसको मैंने की ऑडिट मैटर बनाया है, उसके ऊपर मैं कोई सेपरेट ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता। एमोर्टाइजेशन, ये बहुत बेसिक सा करेक्ट और इनकरेक्ट था। Amortization represents systematic allocation of depreciable amount of an item of PPE over useful life। अब इतना तो बच्चे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपने कभी 12th लेवल पर या फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा होगा कि अगर मैं अपनी फिक्स असेट की बात करूं, तो वो पीपीई या फिर वो इंटेंजिबल असेट्स जो गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आपका होता है, इनको हमें पता है कि इनको हम डेप्रिशिएट करते हैं ओवर द यूजफुल लाइफ। लेकिन जब मैं पीपीई को डेप्रिशिएट करता हूं तो इनको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। लेकिन अगर ऑन द अदर साइड में देखता हूं इंटेंजिबल एसेट को, जब आप राइट ऑफ मारते हो, तो उसको बोलते हैं हम अमोर्टाइजेशन। तो अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट क्या बन जाता है आपका, इनकरेक्ट। डेप्रिशिएशन रिप्रेजेंट सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, while amortization represents systematic allocation of the depreciable amount of intangible asset over its useful life। तो पीपीई को राइट ऑफ मारना होता है, देन इट इज कॉल्ड एज डेप्रिशिएशन, और इंटेंजिबल असेट को राइट ऑफ मारना होता है, देन इट इज कॉल्ड एज amortization। As per section 142 of the Companies Act 2013, the remuneration to the auditor shall also include any facility provided to him। अब आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वैसे इसने तो यहां पर क्लियर सेक्शन का रेफरेंस दे ही दिया है। इनकेस अगर सेक्शन का रेफरेंस यहां पर नहीं भी दिया होता, तो आपको जो अपना आंसर देना होता वो सेक्शन 142 के रेफरेंस से ही देना होता। जब एक कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करती है, तो एक तो वो उसको उसकी फीस का पेमेंट करती है, ठीक है। सपोज कि किसी कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया अपना ऑडिटर, तो और फीस फिक्स की गई है, सपोज वहां पर 3 लाख रुपए की, वो कंपनी मुझे 3 लाख रुपए की फीस का पेमेंट करेगी। अब जब मैं कंपनी में ऑडिट करने के लिए जाऊंगा, तो कंपनी मुझे ऑडिट के पर्पस के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। सपोज उसने किसी होटल में मुझे स्टे करवाया है, वो मुझे लेके आ रही है, मुझे वापस भी भेजेगी, होटल में खाना पीना रहना ही सारा खर्चा होगा। इन सपोज इन सबके ऊपर कंपनी का 50,000 रुपए का खर्चा हो जाता है, या मेरे भी कुछ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होते हैं, उसका भी मैं रीइंबर्समेंट कंपनी से ही क्लेम करता हूं। इन सबको जो टर्म होती है आपकी रेम्युनरेशन, इसके अंदर शामिल किया जाता है। हाँ, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कंपनी ऑडिटर को रिक्वेस्ट करती है कोई एडिशनल सर्विस को रेंडर करने के लिए इन एडिशन टू ऑडिट, और उसके लिए मैं कंपनी से एडिशनल फीस चार्ज कर लेता हूं। तो जो एडिशनल फीस चार्ज की जा रही है फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग एडिशनल सर्विस टू द कंपनी,
तो एडिशनल सर्विस के लिए जो आपने एडिशनल फीस चार्ज करी है उसको मैं रेम्युनरेशन के अंदर शामिल नहीं करता, लेकिन जो ऑडिटर के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होते हैं, उसको जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, इस पर जो कंपनी का खर्चा होता है, इसको हम इसी में शामिल करते हैं। अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एज पर सेक्शन 142 of the Companies Act 2013, the remuneration in addition to the fee payable to the auditor include the expense, if any, incurred by auditor in connection with the audit of the company and any facility extended to him, but does not include any remuneration paid to him for any other service rendered by him at the request of the company। बहुत बेसिक बोलूंगा, इतना अच्छा करेक्ट और इनकरेक्ट इतना बेसिक सा एग्जाम में आपसे पूछा गया। Appropriateness is the measure of quantity of audit evidence। बेटा इसमें कोई बच्चा गलत करके आया ही नहीं होगा। बस एसए के साथ कनेक्टिविटी आपको दे दी है। एसए 500 जो डील करता है ऑडिट एविडेंस में, उसमें रिक्वायरमेंट यह है कि ऑडिटर को ऑब्टेन करने हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन्स, जिनके बेसिस पर अल्टीमेटली ऑडिटर एक ओपिनियन को कंक्लूड करता है। तो पता है कि यहां पर सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है। तो सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वांटम से, क्वांटिटी से, और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब किससे होता है बच्चे? क्वालिटी से होता है। तो क्वेश्चन है यहां पर कि जो एप्रोप्रिएटनेस है वो क्वांटिटी को मेजर करता है। आंसर इज इनकरेक्ट। जो एप्रोप्रिएटनेस है वो क्वालिटी में डील करेगा, क्वांटिटी में डील नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर यूज्ड इन ऑल स्टेजेस ऑफ ऑडिट बाय एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर। यहां पे थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं बच्चों को थोड़ा बहुत असमंजस वाली बात रही होगी, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन टाइप का रहा होगा। देखो इस पे एग्जाम में पास्ट में भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन पास्ट में एक बार एग्जाम में यह पूछा गया था जब ओल्ड टर्म चलता था आपका कि एनालिटिकल प्रोसीजर इज अ रूटीन ऑडिट प्रोसीजर। रूटीन का मतलब जो कि हर समय होता है, जो कि हर समय होता है। तो उस समय उसका आंसर था इनकरेक्ट, क्योंकि हर समय नहीं होता, हर समय ये नहीं होता। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है इस बार, एनालिटिकल प्रोसेस आर यूज्ड एट ऑल स्टेजेस ऑफ ऑडिट। तो इसमें बच्चा एक कनेक्टिविटी ये कर सकता है कि वो ऑल स्टेजेस को ये सोच सकता है कि ये हर समय ऑडिट में करना होता है। नहीं, एनालिटिकल प्रोसीजर हर समय ऑडिट में नहीं होता, ये एक कोई रूटीन में होने वाला ऑडिट प्रोसीजर नहीं है। लेकिन मैं अगर अपने ऑडिट के अप्रोच को डिवाइड करूं कि हाँ ऑडिट में टोटल हमारी कितनी स्टेजेस बन जाती हैं, तो एक तो होता है आपका प्लानिंग स्टेज, एक होता है आपका एग्जीक्यूशन जहां पर आप टेस्टिंग करना शुरू करते हो, और एक होता है आपका कंप्लीशन फेज। तो इन तीनों ही फेजेस पर एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। प्लानिंग फेज पर मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, असेस करने के पर्पस के लिए एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करता हूं। तो जब मैं टेस्टिंग की बारी आती है तो मैं इसको यहां पर परफॉर्म करता हूं, बिकॉज इसी के बेसिस पर मैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेस वो डिटरमाइन करता हूं। और फिर ये कंप्लीशन फेज पे भी आता है, जब मैं ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कंक्लूड कर रहा होता हूं कि क्या ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं, कंपनी के जो स्टेटमेंट बने हुए हैं, किसी भी एंटिटी के जो स्टेटमेंट बने हुए हैं, क्या ये ऑडिटर की जो अंडरस्टैंडिंग के साथ अबाउट द एंटिटी एग्री करता है या नहीं करता। तो तीन स्टेजेस पर ऑडिट की जो तीन स्टेजेस होती हैं, प्लानिंग फेज होता है आपका, टेस्टिंग फेज होता है, कंप्लीशन फेज होता है, इन तीनों ही फेजेस पर एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। सो आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट नॉट एन एप्रोप्रिएशन। तो कुछ बेसिकली क्या होता है, जो स्टेट एक्ट होते हैं, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके एक तो हमारा सेंट्रल एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, लेकिन ये एक्ट पावर भी देता है कि स्टेट्स अपनी सोसाइटीज को गवर्न करने के पर्पस के लिए सेपरेट एक्ट लेके आ सकते हैं। और कई सारे स्टेट्स ने अपने अपने अंडर में गवर्न होने वाली सोसाइटीज हैं उनके लिए सेपरेट स्टेट एक्ट निकाले हुए हैं। तो स्टेट एक्ट की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हाँ आपको अपने प्रॉफिट में से, यानी कि आपको नॉट प्रॉफिट में से, कि आपको कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करना होगा, किसको? एजुकेशन फंड को आपको कंट्रीब्यूट करना है। कितने परसेंट पे करना होगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो सोसाइटी है उसका क्लास क्या दिया गया है। अब ये क्लास क्या होता है, तो जब कोई ऑडिटर किसी भी सोसाइटी में ऑडिट करता है तो वो अपने ऑडिट की फाइंडिंग्स के बेसिस पर सोसाइटी को ना एक क्लास अवार्ड करता है, एक क्लास बेसिकली एलोकेट करता है कि हाँ
सोसाइटी ए प्लस कैटेगरी में है या बी कैटेगरी या सी कैटेगरी या ए प्लस प्लस कैटेगरी। क्लास जो होता है वो जो एरिया का रजिस्ट्रार होता है वो बताता है कि सोसाइटी को आपको किस किस तरह से ग्रेड देना है, कैसे कैसे आपको क्लास एलोकेट करनी है। तो जो जिस भी स्टेट की सोसाइटी का जो भी क्लास होगा उसके बेस पर स्टेट वाइज परसेंटेज अलग अलग होंगी और उतना परसेंटेज के बेस पर आपको एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी होगी उसके एजुकेशन फंड के अंदर। और ये जो अमाउंट कंट्रीब्यूट की जाती है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। सो आंसर इज करेक्ट। इसका आंसर देख लीजिए एक बार। सम ऑफ द स्टेट एक्ट्स प्रोवाइड दैट एवरी सोसाइटी शैल कंट्रीब्यूट एनुअली towards the education fund of the state federal society at appropriate rate as per the class of society. Contribution to education fund is a charge on profit, not an appropriation. ये appropriation नहीं होगा, ये charge against the profit होगा। If a company uses an integrated enterprise resource planning system ERP like SAP, Oracle, then it is considered less complex and easy to audit compared to using an offshore accounting software. ये बेसिकली आया है फ्रॉम द चैप्टर ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि किसी भी एंटिटी में जहां पर एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होता है तो ये एनवायरनमेंट जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा वो ऑडिट उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। किसी भी एंटिटी के अंदर एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जितना भी कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा तो वहां पर जो ऑडिट होगी वो उतनी ही ज्यादा ऑडिट में हमारे कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अब इसने क्या कहा कि अगर एक ऐसी एंटिटी में आप ऑडिट कर रहे हो जो कि ईआरपी सिस्टम यूज कर रहा है लाइक सैप ऑरेकल, तब उस केस में जो ऑडिट होगी वो लेस कॉम्प्लेक्स होगी। देन आंसर इज इनकरेक्ट। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ऑटोमेशन। If company uses an integrated enterprise resource planning system ERP like SAP, Oracle, etc., then it is considered more complex to audit. यहां पर ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। On the other hand, if a company is using an off-shelf accounting software, then it is likely to be less automated and has less complex environment. Clear? तो ये थे आपके करेक्ट और इनकरेक्ट। अकॉर्डिंगली बच्चे जिन्होंने भी आपने अटेम्प्ट दिया है आप जज कर सकते हो। अब आप एक सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो कि आपने जो अटेम्प्ट किया है वो बेसिकली सही किया या गलत किया। वैसे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप में से मोस्टली बच्चों का जो अटेम्प्ट गया होगा वो बहुत अच्छा गया होगा, बिकॉज इस बार का पेपर एक या दो क्वेश्चन को अगर मैं इग्नोर करूं तो पेपर ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, while designing an audit sample, the auditor shall determine a sample size sufficient to reduce the sampling risk to acceptably low level. In this context, explain sampling risk and non-sampling risk. तो जो आपका चैप्टर है ऑडिट सैंपलिंग जो बेसिकली टोटली आपका SA 530 पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया। अब इतना तो हमें पता है कि हमें एक जब हम सैंपलिंग बेस्ड काम करते हैं तो ऑडिटर पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल का सिलेक्शन करता है। अब सैंपल साइज क्या लेके चलना चाहिए वो ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि हाँ मुझे इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से कितना सैंपल लेके चलना चाहिए, लेकिन सैंपल साइज आपका इतना तो हो कि सैंपलिंग रिस्क को जितना हो सके हम उतना वहां पर कम कर दें। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बेसिकली यहां पर एग्जामिनर ने आपसे यह पूछा कि आप ये बताइए कि सैंपलिंग रिस्क का मतलब क्या होता है एंड नॉन सैंपलिंग रिस्क का मतलब क्या है। दो टर्म आपसे एग्जामिनर ने यहां पर पूछी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन सैंपलिंग रिस्क एंड नॉन सैंपलिंग रिस्क। तो सैंपलिंग रिस्क क्या होता है बच्चे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने 530 जब पढ़ा होगा, जब इस चैप्टर को आपने अटेम्प्ट किया होगा, तो सैंपलिंग रिस्क एंड नॉन सैंपलिंग रिस्क के ऊपर आपने अच्छा खासा टाइम डिवोट किया होगा और बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको समझा भी होगा। अगर मैं ब्रीफ करूं कि सैंपलिंग रिस्क क्या होता है, तो आपने सैंपल पे काम किया, आपने सैंपल पे परफॉर्म किए अपने ऑडिट प्रोसीजर्स और उनके बेसिस पर जो एविडेंस आपके पास आए आपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करा है। किसके ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करा है? आपने पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर। यानी मैं काम कर रहा हूं सैंपल पर लेकिन मेरे कंक्लूजन आते हैं किसके ऊपर? पॉपुलेशन के ऊपर। लेकिन अगर ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर मैंने वैसा ही काम किया होता जैसा कि आपने सैंपल पे किया है तो उस केस में शायद आपका कंक्लूजन डिफर कर सकता था। दैट रिस्क इज कॉल्ड एज सैंपलिंग रिस्क। दो तरीके का होता है,
टाइप 1 एंड टाइप 2, जहां पर एक बार अंडर रिलायंस ऑफ कंट्रोल होता है, एक जगह पर ओवर रिलायंस ऑफ कंट्रोल बन जाता है। तो इसी को पॉइंट पे आपको सैंपलिंग रिस्क एंड नॉन सैंपलिंग रिस्क, इन दोनों को आपको डिफाइन करना था। सेकंड क्वेश्चन, you are appointed as an auditor of Gamma Limited. Your audit assistant wants to understand the meaning of audit risk with example. Also guide him as to what is not included in audit risk. तो बेसिकली आपको यहां पर एक टर्म डिफाइन करनी है कि ऑडिट रिस्क क्या होता है। ऑडिट रिस्क क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता होगा। ऑडिट रिस्क बेसिकली एक रिस्क है कि इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मैटेरियली मिसस्टेटेड देन ऑडिटर मे प्रोवाइड एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, यानी मेरी ओर से एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन जाने के रिस्क को कहा जाता है ऑडिट रिस्क। और ऑडिट रिस्क की डिग्री कभी भी आपकी जीरो नहीं हो सकती, यानी आप कितना ही अच्छा काम क्यों, आप कितनी अच्छी ऑडिटर क्यों ना हो, आपने कितनी अच्छी तरह से ऑडिट को प्लान क्यों ना करा हो, कितनी ही अच्छी तरीके से आपने ऑडिट को परफॉर्म क्यों ना किया हो, फिर भी 1% ही सही बेटा चांस वहां पे बना रहता है कि शायद आपकी ओर से एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन जा सकती है। और इसी की वजह से ऑडिट के अंदर हम कभी भी एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात नहीं करते। ऑडिट के अंदर जो एक एश्योरेंस लेवल चलता है वो कौन सा होता है, रीजनेबल एश्योरेंस। ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, क्योंकि भाई ऑडिट के अंदर एक ऑडिट रिस्क हमेशा रहता है, उसकी डिग्री को आप कभी भी जीरो नहीं कर सकते। और एक गलत ओपिनियन जाने का चांस अगर बन सकता है तो फिर मैं एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस की तो बात कर ही नहीं सकता। तो यहां पर आपको ऑडिट रिस्क डिफाइन करना है और बताना है फिर यहां पर एक टर्म और नॉन ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क विद एग्जांपल एंड आल्सो गाइड हिम एज टू व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क के अंदर क्या क्या चीजें शामिल नहीं होती। अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल नहीं होती, यहां पर थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता था कि यहां पर मुझे आंसर क्या अटेम्प्ट करना है। इतना सभी बच्चों में, आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर को अटेम्प्ट किया होगा कि ऑडिट रिस्क में मुझे क्या क्या, ऑडिट रिस्क का मीनिंग क्या है और इसके एग्जांपल्स आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से बेटा अटेम्प्ट किया होगा। लेकिन अगर बात करें कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल नहीं होती, अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, तो एक गलत ओपिनियन जाने के रिस्क को हम कहते हैं ऑडिट रिस्क। अब सोचिए, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हैं और वो गलतियां आप ढूंढ नहीं पाए, तो आपने लेकिन कहा कि भाई यहां पर सब कुछ ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है, लेकिन वहां पर आप क्लीन रिपोर्ट देके आ रहे हो, ये एक ऑडिट रिस्क है। लेकिन अगर मैं इसको अपोजिट करूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मैटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आप वहां पर यह कह रहे हो कि भाई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है और आप रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहे हो, तो यहां पर भी देखा जाए तो आप एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देके आ रहे हो। लेकिन क्या इसको मैं ऑडिट रिस्क कहूंगा? नहीं कह सकते। क्यों? बिकॉज किसी भी चीज को बेटा आप हवा में गलत कह के नहीं आ सकते। अगर कोई चीज सही है और उसको आप गलत कह के आ रहे हो तो ओपिनियन तो ये भी गलत है, लेकिन इसको ऑडिट रिस्क में शामिल नहीं किया जाता। ऑडिट रिस्क में क्या होगा कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं और आप अपने ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करके इन मैटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और वहां पर आप एक गलत ओपिनियन देके आ रहे हो, देन दिस रिस्क इज ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क में क्या शामिल नहीं होता, शायद यहां पर बच्चों को कुछ कंफ्यूजन रहा हो, अदरवाइज क्वेश्चन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नंबर सी, एन ऑडिटर हैज टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन डिटरमाइनिंग मैटेरियलिटी, explain the factors that may affect the identification of an appropriate benchmark in determining materiality for the financial statement as a whole, 3 marks। SA 320 पर देखा जाए तो मैं क्लास में भी यही कहता हूं, चाहे वो फेस टू फेस क्लास हो, लाइव क्लास हो या गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लास हो, कि SA 320 पर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कई बार पूछे गए हैं। एक तो ये देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी आइटम मैटेरियल है या नहीं है, इसको डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। या एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब मैं एक मैटेरियल लेवल सेट करता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एज अ होल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तब ऑडिटर किसी एक बेंचमार्क के ऊपर एक परसेंटेज अप्लाई करता है। जैसे कि मैंने सपोज टर्नओवर का या रिवेन्यू का मैंने 1% लिया, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर मैंने सपोज 5% ले लिया, या नेट असेट पर मैंने सपोज 2% ले लिया। तो ये जो आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया, या आपने टोटल रिवेन्यू लिया, या टोटल टर्नओवर आपने लिया, या नेट असेट लिया, बेसिकली क्या है, एक बेंचमार्क है। और आप बेंचमार्क पर परसेंटेज अप्लाई करते हो और वहां पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एज अ होल आप अपना एक मैटेरियल लेवल सेट कर लेते हो, जिसको हम बोलते हैं ओवरऑल मैटेरियल लेवल।
तो मुझे मटेरियल लेवल सेट करने के लिए एक बेंचमार्क कौन सा सेट करना चाहिए, इसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, 5 फैक्टर आपके दिए हुए SA 320 के अंदर, और उम्मीद कर रहा हूं कि बेटा आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट वन इज, while auditing in automated environment, how data analytics can be used in testing electronic records and data residing in, it is not UT, it is IT, data residing in IT system using spreadsheet specialized audit tools। तो ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उस चैप्टर का बिल्कुल जो लास्ट टॉपिक है डेटा एनालिटिक्स, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिकली आपको बताना है कि डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, इसका एक मीनिंग आपको बताना था, और ऑडिट में कैसे इस टूल को यूज करते हुए क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको देने थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ भी घुमाने वाला नहीं था 3 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, CA Mr. P is the auditor of MN Limited. While scrutinizing the accounts of MN Limited, he observed that company had large volume of trade payable outstanding in the balance sheet as on 31st of March 2023. कंपनी की बैलेंस शीट में 31 मार्च 2023 को बहुत सारे ट्रेड पेबल्स आ रहे हैं, फॉर विच एक्सटर्नल कंफर्मेशन आर नॉट अवेलेबल। मैं इनसे कंफर्मेशन नहीं कर पा रहा। CAP wants to send external confirmation request to select trade payable, but management of MN Limited refuse for the same। मैं इनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना चाहता हूं, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। डिस्कस हाउ CAP डील इन दिस रिगार्ड एज पर रेलिवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ये SA 505 पर क्वेश्चन है, और SA 505 में क्लियरली वहां पर एड्रेस किया गया है कि अगर ऑडिटर किसी पार्टी से कंफर्मेशन करना चाहता है लेकिन मैनेजमेंट उससे कंफर्मेशन करना अलाउ नहीं कर रहा है, तब इस चीज पर आप किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेंगे। SA 505 ने इन सारे इश्यूज को एड्रेस किया हुआ है। तो SA 505 के रेफरेंस से बच्चे आपको इसको अटेंड करना था। बेसिकली यहां पर क्या होता है, देखो मैं मैनेजमेंट से रीजन पूछता हूं कि भाई क्यों मैं इससे एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्यों ना करूं। तो जिस पार्टी से आप मुझे कंफर्मेशन करना अलाउड नहीं कर रहे, शायद वहां पे कोई फ्रॉड की बात हो सकती है। अकॉर्डिंगली मैं यहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के असेसमेंट पर क्या इंप्लीकेशन पड़ेगी, उसको भी एक बार असेस करूंगा। ये देखूंगा कि मैनेजमेंट ने जो मुझे रीजन दिया है वो रीजन इनका रीजनेबल वैलिड है या नहीं है। इनकेस अगर मैनेजमेंट का रीजन मुझे रीजनेबल वैलिड दिखाई देता है तो मैं उनकी बात को मान सकता हूं, और उस केस में मैं यहां पर परफॉर्म करूंगा ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। लेकिन अगर मैनेजमेंट की बात मुझे रीजनेबल या वैलिड नहीं लगती है, तब उस केस में मुझे मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये मेरे काम के ऊपर एक क्या लग जाता है, रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन मेरे कैरियर पे लग जाता है। और अकॉर्डिंगली मुझे इस वाली बात को SA 260 के ध्यान में रखते हुए दोष चार विद गवर्नेंस को भी कम्युनिकेट करना चाहिए। बिकॉज जब जब मैनेजमेंट आपके काम में अड़ंगे, रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस इंपोज करेगा, तब उस केस में आपको ये सारी बातें SA 260 के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए दोष चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको रेस्पॉन्ड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ डी लिमिटेड हैज इशूड शेयर एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर। क्या कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है? अगर हम इस पर सेक्शन 53 देखें तो एक कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंटेड प्राइस पे इश्यू नहीं कर सकती, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। स्वेट इक्विटी सेक्शन 54 में करना चाहते हो वो कर सकते हो, या फिर क्रेडिटर्स को भी आप डिस्काउंट पे इश्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट टू क्रेडिटर्स। एज एन ऑडिटर व्हाट विल बी योर कंसर्न ऑफ चेकिंग इन सच अ केस। तो दो रिक्वायरमेंट है। देखो कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या कर सकता है, देखो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। कई बार बच्चा केवल जल्दबाजी में सेक्शन 53 का जो प्रोविजन है वो उसको लिख के आ जाएगा। क्वेश्चन है 4 नंबर का, थोड़ा बहुत लिखने में ऊंचा नीचा हुआ तो आप उम्मीद करेंगे हाँ 4 में से मुझे 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन आपने ना इस वाले पॉइंट पर ध्यान अगर सपोज नहीं दिया, एज एन ऑडिटर व्हाट विल बी योर कंसर्न ऑफ चेकिंग इन सच अ केस, आपको सेक्शन 53 का तो प्रोविजन लिख के आना ही आना है।
और साथ में आपको अपना कंसर्न कि आपकी कंसिडरेशन क्या होगी, इस चीज को आप कैसे एग्जामिन करेंगे, ये भी आपको यहां पर लिख के आना है। एग्जाम में जल्दबाजी में मिस्टेक बस ये हो सकती है कि आप केवल सेक्शन 53 के रेफरेंस से अपनी बात रख के आ जाएंगे। शायद आप अपना जो कंसर्न है एज ऑडिटर, जो आपको कंसर्न बनेगा, उसको शायद अपने क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है आपका, शायद आप वहां पे ना मेंशन करें। तो इसका वैसे आंसर देखा जाए तो ये बहुत छोटा है कि जहां पर आपका कंसर्न क्या होगा। द ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई द कंपनी हैज नॉट इशूड एनी ऑफ इट्स शेयर एट डिस्काउंट by reading the minutes of meeting of director and shareholder authorizing issue of share capital at the issue and the issue price। तो अगर कंपनी ने कोई शेयर इशू किया है तो आपको देखना है कि वो डिस्काउंटेड प्राइस पे तो इशू नहीं हुआ है। अकॉर्डिंगली आपको मिनट्स रेफर करने चाहिए, किसके, बोर्ड मीटिंग के और मेंबर्स की मीटिंग के। नंबर सी, X Limited is a hardware manufacturing company. At each and every stage of production process, large volume of scrap is generated in the factory and subsequently sold. As an auditor, how will you vouch या verify the sale of scrap? 3 नंबर में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप किसी एक कंपनी में ऑडिट कर रहे हो जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो फिनिश गुड्स के साथ साथ आपका स्क्रैप भी जनरेट होता है। अब स्क्रैप जब जनरेट होता है तो इसकी भी एक मार्केट होती है। ये नहीं कि स्क्रैप है तो बस आपने ऐसे फेंक दिया, स्क्रैप को भी प्रॉपर सेल किया जाता है। और स्क्रैप जब सेल हो रहा है तो आपको यहां पर सेल ऑफ स्क्रैप को वेरीफाई करना है। तो इतना तो आपको बच्चे आइडिया हो गया होगा कि ये किस चैप्टर पे आपसे पूछा गया। यह है ऑडिट ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस चैप्टर में सुनना मेरी बात ध्यान से यहां पर, कि इस चैप्टर में बहुत सारे आइटम्स आपको दिए गए हैं कि इन आइटम्स को आप किस तरीके से वाउच या वेरीफाई करेंगे। जैसे वहां पे शेयर कैपिटल कैसे वेरीफाई करनी है वो बताया, रिजर्व एंड सरप्लस कैसे वेरीफाई करना है वो बताया गया है, प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटीज कैसे वेरीफाई करना है वो बताया गया है। वैसे प्रोविजन को लेके क्वेश्चन इस बार एग्जाम में था, अभी आगे आएगा कि प्रोविजंस को आप कैसे वेरीफाई करते हैं। फिर भी कोई बोरोइंग्स वगैरह है उससे आप कैसे वेरीफाई करेंगे, ट्रेड पेबल्स हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स हैं, उन्हें आप कैसे वेरीफाई करेंगे। सिमिलरली अगर मैं असेट की बात करता हूं तो पीपीई को आप कैसे वेरीफाई करेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स को आप कैसे वेरीफाई करेंगे, इन्वेंट्री को आप कैसे वेरीफाई करेंगे, करंट एसेट्स हैं उसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे, अदर एसेट्स आपकी होती है कैसे आप वेरीफाई करेंगे, परचेज एंड सेल को आप कैसे वेरीफाई करेंगे, डेप्रिसिएशन को आप कैसे चेक करेंगे, एमोर्टाइजेशन को आप कैसे चेक करेंगे, परचेज सेल, ये सारी बातें इस चैप्टर में है। लेकिन इस चैप्टर का जो बिल्कुल एंडिंग फेज आता है जहां पर बात करते हैं हम टेस्ट योर नॉलेज, तो टेस्ट योर नॉलेज के अंदर उन्होंने कुछ आइटम्स ऐसे और दिए जो कि आपके चैप्टर की मेन बॉडी में कवर नहीं थे। और मुझे ध्यान है कि जब मैं कोई बैच लेता हूं, चाहे फेस टू फेस बैच है, चाहे वो लाइव बैच होता है या पेन ड्राइव गूगल ड्राइव, तो मैं ये चैप्टर कंप्लीटली एक एक टॉपिक, इस चैप्टर का एक एक टॉपिक को हम बहुत डिटेल में क्लास में कवर करते हैं। लेकिन लास्ट में आके मैं बच्चों से ये भी कहता हूं कि बच्चे इन्होंने ना कुछ टेस्ट योर नॉलेज करके 7 या 8 आइटम स्टडी मटेरियल में और दिए गए हैं, तो प्लीज उनको एक बार आप अपने एंड पे जरूर रीड कर देना, बिकॉज एग्जाम में इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और इस बार ऐसा हो गया, यानी कि ये जो क्वेश्चन आया है सेल ऑफ स्क्रैप, ये आपको चैप्टर की मेन बॉडी में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो आपका जो चैप्टर जहां पर एंड होता है, जहां पर टेस्ट योर नॉलेज आता है, स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं आईसीआई के, तब सेल ऑफ स्क्रैप वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। वैसे है बहुत बेसिक सा। सेल ऑफ स्क्रैप यहां देखेंगे कि एज पर स्टैंडर्ड की स्क्रैप जनरेट करने का आपका स्टैंडर्ड रेट क्या है, एक्चुअल में आप कितना जनरेट कर रहे हो। फिर मैं पास्ट ईयर के साथ इसका एक ट्रेंड कंपेयर कर सकता हूं, मैं इंटरनल कंट्रोल्स चेक करूंगा कि कैसे आप स्क्रैप को आइडेंटिफाई करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल को आप स्क्रैप के साथ मिक्स करके आप कहीं सेल कर देते हो। फिर स्क्रैप को सेल करने की आपकी पॉलिसी क्या है, बिकॉज स्क्रैप मैंने पहले कहा कि ऐसा नहीं कि कबाड़ी वाला बाहर जा रहा होगा तो भाई जरा रोकना, उसको कुछ स्क्रैप सेल करना है, नहीं। स्क्रैप अच्छा खासा जनरेट होता है तो उसका भी प्रॉपर कोई पॉलिसी कंपनी ने बना रखी होगी कि हम मार्केट से कोटेशंस मंगाएंगे और जो भी हायर अमाउंट पे स्क्रैप परचेस करने को तैयार होगा उसी को हम वहां पे स्क्रैप सेल करेंगे। चेक करेंगे कि क्या कंपनी ने प्रॉपरली इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्क्रैप को सेल किया है या नहीं किया। पॉइंट बहुत बेसिक से थे, लेकिन अगर बच्चे ने पढ़ा ही नहीं होगा तब उस केस में शायद इसका अटेम्प्ट आपने प्रॉपर नहीं किया हो। तो इसका अटेम्प्ट उसी बच्चे ने किया होगा जिसने स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट वन इज CAQ
The auditor of XYZ Limited, while conducting audit, observed that the company has made various provision in the books of account. What are the audit procedures that CAQ will follow to verify the existence, completeness and valuation of provision made? अंगेज कुछ चैप्टर में से पूछा गया ये ऑडिट ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपनी ने प्रोविजंस क्रिएट करे हैं, तो प्रोविजन क्रिएट करा है तो आपको प्रोविजन का एग्जिस्टेंस चेक करना है कि जो भी जिस चीज भी को भी लेके प्रोविजन क्रिएट करा है क्या वो वास्तव में एग्जिस्ट करता भी या नहीं करता। कंप्लीटनेस, जितने प्रोविजन क्रिएट होने चाहिए थे उतने मैटर्स पे आपने प्रोविजन क्रिएट करा है या नहीं करा। एंड वैल्यूएशन की प्रोविजन जितने अमाउंट पर बनाया गया है वो अमाउंट रीजनेबल है या नहीं है, इसे वेरीफाई करने के क्या होने चाहिए आपके ऑडिट प्रोसीजर। तो ये आपके चैप्टर की मेन बॉडी में से लिया गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी घुमाने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। CAD has been appointed as an auditor of LMP Limited. Before developing an overall audit plan, CAD wants to get an understanding and knowledge of client's business, including applicable FRF, Financial Reporting Framework. Guide CM study in understanding of the same with reference to the relevant standard on auditing. तो यहां पर आप दो SA के रेफरेंस से बेसिकली बात कर सकते हो, एक SA 300 और दूसरा SA 315। मेन आंसर 315 से है, लेकिन प्लानिंग की बात में डील कौन करता है? SA 300। तो SA 300 ये कहता है कि किसी भी एंटिटी में प्लान डेवलप करने से पहले आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करिए एंटिटी के बारे में, उसके एनवायरमेंट के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, उनके कंट्रोल के बारे में। जब तक बच्चे आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, जब तक ये अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं मिलेगी तब तक आप एक अच्छा प्लान डेवलप करके आ ही नहीं सकते। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग मुझे कैसे मिलेगी, इन बातों में SA 300 डील नहीं करता। इसमें डील करता है SA 315, SA 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स। तो वहां पर बताया गया कि किसी भी एंटिटी के बारे में, उसके एनवायरमेंट के बारे में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो किन किन बातों की अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी चाहिए। तो वहां पर मैं कोड क्लास में देता हूं, अगर आपने मुझसे क्लास ली है तो वो कोड रिकॉल आपको हो रहा होगा। ऑन MRP, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग बिजनेस रिस्क विच में गिव राइज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, नेचर ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग OFO इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज OFO इन्वेस्टमेंट? एंटिटी के ऑपरेशन, हाउ एंटिटी इज फाइनेंस, एंटिटी का ऑपरेटिंग एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, इन्वेस्टमेंट द एंटिटी इज मेकिंग एंड प्लानिंग टू मेक। फिर मेजरमेंट करिए, रिव्यू करिए एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, एंटिटी के FRF कौन सा एप्लीकेबल है इनके ऊपर, किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, इसको हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं। एंटिटी का अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन किस तरीके का है, क्या रिसेंटली किसी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज हुआ है, चेंज हुआ है तो उसका कारण क्या है। अगर मैं ऑन MRP की अंडरस्टैंडिंग ले लेता हूं तो मुझे एंटिटी और उसके एनवायरमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। तो अगर SA 300 का भी रेफरेंस आपने ना दिया हो कोई बात नहीं, लेकिन SA 315 का रेफरेंस तो आपको देना ही होगा। बिना SA 300 के 15 के रेफरेंस के अगर बच्चे आप आंसर अटेम्प्ट करोगे और मैं कॉपी चेक कर रहा हूं तो एक नंबर डेफिनेटली इस बात को लेके मैं काट लूंगा कि आपने बिना SA के रेफरेंस से यहां पर बात करी है, बिकॉज वो भी क्लियर कर रहा है कि guide CAD in understanding of the same with reference to the relevant standards on auditing। आपको relevant SA के रेफरेंस से बात करनी है, और relevant SA कौन सा है यहां पर? SA 315। पर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा अगर आप SA 300 का भी साथ में रेफरेंस देके अगर आते हो तो। नाउ सेकंड वन इज ABC Limited is a public company which has availed various loan and cash credit facilities from the bank and other FIs. The company has defaulted in the repayment of such borrowing during the year under audit. What are the reporting requirement in this regard under the CARO 20? 4 मार्क्स में था। तो वहां पे जो आपकी पैरा नंबर 3 में जो बहुत सारी क्लॉज आती हैं उनमें से आपको सही क्लॉज यहां पर आइडेंटिफाई करके उसमें क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बन जाती है वो आपको रिपोर्ट करना था। तो पैरा नंबर 3 में जो क्लॉज नंबर 9 है उसकी जो सब क्लॉज ए है उससे यहां पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट निकल के आती है। As per para 3 clause number 9 sub clause A of CARO 20, auditors of company are required to comment in his report whether the company has defaulted in the payment of loan
और अदर बोरिंग और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन टू एनी लेंडर, और अगर किया है देन द पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड। आपको रिपोर्ट करना है एक तो पीरियड एंड अमाउंट, किस फॉर्मेट में, नेचर ऑफ बोरोइंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज, नेम ऑफ लेंडर किससे लिया गया था, अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, वो कौन सी अमाउंट थी जो आपने ड्यू डेट पर पे नहीं करी, वो अमाउंट प्रिंसिपल की थी या इंटरेस्ट की थी, कितने दिनों का डिले रहा था, यहां पर रिमार्क इफ एनी। तो अकॉर्डिंगली यहां पर ऑडिटर को ये सारी बातें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करके आनी थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही बोलूंगा अगर आपने कारों को ध्यान से पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, reliability of data is influenced by source and the nature and is depend on the circumstance under which it is obtained। ये तो हमें पता है कि डेटा की रिलायबिलिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले तीन फैक्टर होते हैं, नेचर, सोर्स एंड सर्कमस्टांसेस। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट आर रेलिवेंट व्हेन डिटरमाइनिंग वेदर डेटा इज रिलायबल फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। SA 520 आपका सेपरेट चैप्टर भी है, एनालिटिकल प्रोसीजर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है भाई साहब। उसमें बेसिकली क्या है, देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी आइटम को जब हम चेक कर रहे हैं तो मैं यहां पर कौन कौन से एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म कर सकता हूं, पहले आप ये डिसाइड करते हो। तो अब जो जो एनालिटिकल प्रोसेस आप परफॉर्म कर सकते हो उनको परफॉर्म करने से पहले मुझे डेटा चाहिए, बिकॉज बिना डेटा के मैं परफॉर्म थोड़ी कर पाऊंगा। लेकिन डेटा को एनालिटिकल प्रोसेस के पर्पस से परफॉर्म करने से पहले आपको डेटा की रिलायबिलिटी को इवैल्यूएट करना होता है। अब डेटा की रिलायबिलिटी को इवैल्यूएट करने के पर्पस के लिए 520 में टोटल 4 फैक्टर्स आपको बताया है कि इनके बेसिस पर आप डेटा की रिलायबिलिटी को आप इवैल्यूएट कर सकते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप डेटा के प्रिपरेशन पर आप कंट्रोल देखिए कि जो डेटा आपको मिला हुआ है वहां पर कंट्रोल का एनवायरनमेंट किस तरीके का है। अगर कंट्रोल का एनवायरनमेंट अच्छा है तो डेटा आपके लिए ज्यादा रिलायबल होगा, या डेटा आपके पास किस सोर्स से आ रहा है। अब डेटा अगर एक रिलायबल सोर्स से आता है, एक एप्रोप्रिएट सोर्स से आता है, वो डेटा आपके लिए काम करने के पर्पस के लिए ज्यादा रिलायबल होगा। या कंपेरेबिलिटी, डेटा में कितनी तरह की कंपेरेबिलिटी है, अगर कंपेरेबिलिटी हाई होगी तो डेटा आपके लिए काम करने के पर्पस के लिए ज्यादा यूजफुल होगा, ज्यादा रिलायबल होगा। एंड द नेचर एंड रेलिवेंस, कि डेटा किस नेचर का है, वो आपके लिए रेलिवेंट है या नहीं है। अगर डेटा का रेलिवेंसी आपके लिए है तब उस केस में डेटा आपके लिए यहां पर ज्यादा रिलायबल होगा। टोटल 4 फैक्टर्स बेटा दिए हुए हैं इस जगह पर, 4 फैक्टर्स। ये अगर 4 फैक्टर आपने एग्जाम में लिखे हैं विद एग्जांपल तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां पर 4 में से 4 नंबर आपने लिए होंगे। 4 फैक्टर है, एक फैक्टर लिखने का एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं एक नंबर यहां पर सेट किया होगा। डी, as a part of risk assessment the auditor shall determine whether any of the risk identified are in auditor's judgment is a significant risk, mention any 3 guiding factors to judge as to which risk are significant risk। ये SA 315 पर क्वेश्चन पूछा। SA 315 पर अगर आप देखें तो अभी एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, और ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछा है कि देखिए जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई किया है, असेस किया है, आपको यह बताना है कि आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये रिस्क आपके लिए एक सिग्निफिकेंट रिस्क बनता है या नहीं बनता। तो पहले यहां पर आपको SA 315 के रेफरेंस से सिग्निफिकेंट रिस्क के मीनिंग को डिफाइन करना था। These are those identified and assessed risk of material misstatement which as per the auditor's professional judgment require special audit consideration। अब कौन सा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मेरे लिए सिग्निफिकेंट रिस्क बनता है, ये ऑडिटर का अपना प्रोफेशनल जजमेंट होगा। लेकिन SA 315 के अंदर 6 कंसीडरेशन दी हैं डिटरमाइन करने के लिए कि हां अगर ऐसा है तो ऐसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आप सिग्निफिकेंट रिस्क में लेते हुए चलिए। यहां पर आपसे अच्छी बात यह है कि 6 की 6 आपसे नहीं पूछी, क्वेश्चन 3 नंबर का है, क्वेश्चन 3 नंबर का है और उसने कहा कि बताइए इसमें से कोई भी 3 आप बताइए, मेंशन एनी 3 गाइडिंग फैक्टर्स टू जज एज टू विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क। तो टोटल 6 आपको लिख के आने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, केवल 3 फैक्टर्स आप वहां पे लिख के आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, as limited a large textile manufacturing company due to heavy recession in the market was unable to collect amount of huge receivable in time and also holding large amount of stock of raw material and finished goods
since last 9 months of the financial year 22-23. From your primary observation of audit evidence, you feel that there is a material uncertainty exists about the going concern. What will be your how will you deal in your audit report? What will be the effect on audit opinion in the following situations? If adequate disclosures of such material uncertainty is already made in the financial statement, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस बात का कोई डिस्क्लोजर नहीं है। 4 नंबर में पूछा गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं ये सेट किया होगा कि 2-2 नंबर में यहां पर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के लिए लेके चलता हूं। देखो ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि 2 नंबर इसके 2 नंबर इसके। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ने इन दोनों सिचुएशंस के लिए 2-2 नंबर यहां पर सेट कर रखे होंगे। अब पहला केस देखिए, अगर मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपर डिस्क्लोजर हैं और आप उनके एक्शन प्लान से एग्री भी करते हो, तो यहां पर मैं उनके अजम्पशन को इनएप्रोप्रिएट तो नहीं कहूंगा, मैनेजमेंट के अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, लेकिन गोइंग कंसर्न के ऊपर मैटेरियल अनसर्टेनिटी आ रही है और मैनेजमेंट ने इस वाली बात को डिस्क्लोज किया हुआ है, तो आप भी यहां पर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक सेपरेट सेक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे अंडर द हेडिंग मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, और इस वाली बात को आप भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लेके आएंगे। रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं कर रहा, लेकिन पहले वाले केस में आपको एक सेपरेट सेक्शन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंट्रोड्यूस करना होगा, जिसकी हेडिंग क्या होगी, मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, जहां पर आप बताएंगे कौन कौन सी वो इवेंट कंडीशन है जिसकी वजह से मैटेरियल अनसर्टेनिटी बेसिकली एग्जिस्ट कर रही है, मैनेजमेंट ने कहां पर किस नोट्स टू अकाउंट्स में कहां पर इसको डिस्क्लोज किया हुआ है, उसका रेफरेंस वहां पर आप देके आइए, क्लियर बोल दीजिए कि मैं इस मैटर पे रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहा। ये सारी बातें आपको इस सेक्शन में बोलनी होंगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने इस वाली बात को डिस्क्लोज ही नहीं किया हुआ, तो भाई साहब ये एक मैटेरियल मिस स्टेटमेंट बन जाती है। अकॉर्डिंगली रिपोर्ट तो सेकंड केस में मॉडिफाई होगी, फर्स्ट केस में मैं रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करूंगा, लेकिन सेकंड केस के अंदर मैं रिपोर्ट को मॉडिफाई करके आऊंगा, और मॉडिफिकेशन क्या होगा, या तो एडवर्स या क्वालिफाई, वो डिपेंड करेगा आपकी कॉल के ऊपर, आपके जजमेंट के ऊपर। मामला अगर आपको बहुत ही ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है, परवेसिव नेचर का दिखाई दे रहा है, तब उस केस में आप रिपोर्ट को एडवर्स कर दीजिए, अदरवाइज एटलीस्ट रिपोर्ट यहां पर क्वालिफाई तो होगी होगी एज पर SA 706, नॉट 706, 705। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ PQR लिमिटेड, the statutory auditor CAG came across payment made to various creditor aggregate ₹75 lakh। ठीक है, तो 75 लाख रुपए का पेमेंट किया गया इन एग्रीगेट क्रेडिटर्स को। ऑन वेरीफाइंग द सेम इट इज फाउंड दैट अकाउंट मैनेजर, एक सेकेंड, account manager had accounted for fake invoice of credit purchase for ₹25 lakh in the books of account in the name of one bogus creditor, Mr. X. Discuss the duties of auditor with reference to provisions of Companies Act 2013 and also the disclosure requirement in the board report। कहां से आ रहा है, लिंक कर सकते हो ना, कहां से आ गया, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 क्या है कि अगर ऑडिट करते हुए आपको 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के फ्रॉड मिलते हैं, तो उस केस में आपको मामला रिपोर्ट करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, कैसे, एज पर द रूल नंबर 13। लेकिन अगर जो फ्रॉड आपको मिला है वो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट 1 करोड़ से कम का होता है, तो मुझे CG को तो रिपोर्ट नहीं करना होता, लेकिन इस मामले को मैं रिपोर्ट करता हूं मैंने कंपनी के, एक सेकंड बेटा, थोड़ा शायद कैमरा हिल रहा है ये, तो ये मामला मुझे रिपोर्ट करना होता है किसको, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी, एज द केस में भी विद इन 2 days, 2 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड। और जब मैं ये मामला उनको रिपोर्ट कर रहा होता हूं, तो मुझे 3 बातें क्लियरली अपनी रिपोर्ट में देनी होती है। NPA की नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन देना होता है, फिर कौन कौन सी पार्टीज यहां पे इन्वॉल्व हैं, और अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ फ्रॉड यहां पर क्या है। और इतना करने के बाद अब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनकी एक ड्यूटी आ जाती है कि जो भी फ्रॉड इनको बताए गए थे, बोर्ड रिपोर्ट में इन फ्रॉड को लेकर डिस्क्लोजर दिया जाता है, और वहां पर भी NPA की बातें होती है, नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉड बताना होता है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, पार्टीज इन्वॉल्व कौन कौन सी हैं, अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ फ्रॉड किया था,
एंड रेमेडियल एक्शन क्या लिया गया है ऐसे ऑफिसर या एम्प्लॉय के खिलाफ जिन्होंने ऐसे फ्रॉड को कमिट किया हुआ था। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चे इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। हाँ सर किया था। इस क्वेश्चन में आपकी एक इंटरनल चॉइस भी थी। एक सेकंड बच्चे, थोड़ा सा ना कैमरा हिला हुआ है, मुझे सेटिंग सही करनी दीजिए। देखिए, CAZ, a chartered accountant, is the senior manager of multi-state cooperative society in Mumbai. He is proposed to be appointed as an auditor of the said multi-state cooperative society, analyze the provision of the Multi-State Cooperative Societies Act 2002 and comment on the validity of the proposed appointment। 4 मार्क्स के लिए। चलिए सोचिए कि क्या एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिसर या एम्प्लॉय को क्या मैं उस सोसाइटी का ऑडिटर अपॉइंट कर सकता हूं। इसके प्रोविजन काफी हद तक सिमिलर है हमारे कंपनी एक्ट से। आप सोचिए कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय को कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। आंसर इज नो। अकॉर्डिंगली इन द सेम मैनर, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी भी ऑफिसर या एम्प्लॉय को मैं उस सोसाइटी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकता। तो ये अपॉइंटमेंट अगर हो जाती है तो वैलिड नहीं होगी, ये अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। तो आंसर बहुत सिंपल था इसका। नंबर थर्ड, आपको बतानी है कुछ ऐसे सर्कमस्टांस व्हेन अ मॉडिफिकेशन टू ऑडिटर्स ओपिनियन इज रिक्वायर्ड, कि कब कब मैं अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करता हूं। तो SA 700 को अगर मैं देखता हूं तो 2 परिस्थितियां बताई गई हैं जहां पर आप रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हो। अगर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो आप रिपोर्ट मॉडिफाई कर देते हो, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैटेरियल आइटम या आइटम्स पर अगर आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है तो आप रिपोर्ट मॉडिफाई करते हो। 2 परिस्थितियां हैं ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करने की। फर्स्ट वन, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है, या दूसरा कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैटेरियल आइटम या आइटम्स के ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अगर ऑब्टेन नहीं कर पा रहा। और 3 तरह से आपका मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, या तो आप एडवर्स ओपिनियन देके आते हो, या क्वालिफाइड ओपिनियन देके आते हो, या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाता है। तो कब एडवर्स जाएगा, कब क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगी, कब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा, वो भी आपको यहां बताना है। देखिए ध्यान से, elucidate the circumstance when a modification to auditor's opinion is required। ऑडिट रिपोर्ट कब मॉडिफाई होती है। also state the factors for making the decisions regarding which type of modified opinion is appropriate। तो कब मुझे किस तरह से मॉडिफाई करके आनी, कब एडवर्स जाएगा, कब क्वालिफाइड जाएगी, कब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा, वो भी बच्चे आपको यहां बता के आना था। क्वेश्चन थोड़ा कम नंबर का पूछा गया, कम से कम 4 या 5 नंबर का पूछ सकता था, बट 3 नंबर का। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट इज ऑफन इन द बेस्ट पोजीशन टू परपेट्रेट फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड कमिट करने के लिए मैनेजमेंट देखा जाए तो एक अच्छी पोजीशन में होता है। एज एन ऑडिटर यू आर सस्पेक्टिंग एग्जिस्टेंस और सस्पिशन ऑफ फ्रॉड फ्रॉम मैनेजमेंट। आपको लग रहा है कि हाँ मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड किए हुए हैं, कुछ ऐसा आपको कह सकते हो कि आशंका है, संदेह है, एक सस्पेक्शन है कि हाँ इस जगह पर फ्रॉड हो सकता है। गिव एनी 3 एग्जांपल ऑफ अदर्स विद इन द एंटिटी टू हुम डायरेक्ट इंक्वायरीज कैन बी मेड। ये क्वेश्चन पे मैं कह सकता हूं कि शायद बच्चों को थोड़ा सा इस जगह पर बच्चों को परेशानी हुई हो। वैसे जिसने ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से यदि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा, 1-2 बार क्वेश्चन को अगर पढ़ भी लिया हो ध्यान से, तो बच्चे ने कहने के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को मैच तो कर लिया होगा कि क्वेश्चन यहां पर कहना क्या चाहता है। सर पहले बताओ ये पूछा कहां से है। अगर आप इसको चैप्टर नंबर 5 में देखें जहां पर हम बात करते हैं ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फ्रॉड को लेकर काफी सारी बातें एड्रेस की गई हैं इस चैप्टर के अंदर। लेकिन ये क्वेश्चन आपका चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। और हमें पता है कि फ्रॉड को लेकर कौन सा SA डील करता है, SA 240। तो बच्चों ने अगर SA 240 को ध्यान से पढ़ा होगा शायद वो उसको कैच कर जाए, लेकिन 240 में भी क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा गया नहीं है। मतलब 240 का जो मेन बॉडी है रिक्वायरमेंट वाला पार्ट वहां से नहीं है। SA में जो क्या होता है, कोई भी SA का जब रिक्वायरमेंट वाला पार्ट खत्म होता है
तो एसए की एप्लीकेशन के लिए पैराग्राफ्स होता है एंड में आके A1 A2 A3 करके, वो एसए की एप्लीकेशंस होती हैं। रेयरली क्वेश्चन इस वाले पार्ट से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनरली नहीं आते, बट इस बार पूछ लिया। लेकिन हाँ, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आप सोचिए, आप किसी कंपनी में ऑडिट कर रहे हो, फ्रॉड को लेके इंक्वायरी करनी है, ठीक है। किस किस से इंक्वायरी कर सकते हो? विद इन द एंटिटी। क्या मैं एंटिटी के ऑफिसर या एम्प्लॉय से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में चाहे इन्वॉल्व ना हो, क्या मैं उनसे इंक्वायरी कर सकता हूं? नहीं कर सकता? बिल्कुल आप कर सकते हो। एंटिटी का कोई इन हाउस लीगल काउंसिल होगा, उससे आप इंक्वायरी कर सकते हो क्या? बिल्कुल आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग पर्सनल नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, एम्प्लॉय विद डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी, जैसे परचेज का बंदा है, कोई सेल वाला बंदा है, कोई एचआर वाला है, मार्केटिंग वाला बंदा है, डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटीज पर है, ऐसे एम्प्लॉयज से आप इंक्वायरी कर सकते हो। या इन हाउस लीगल काउंसिल, इनसे आप इंक्वायरी कर सकते हो। ये केवल एग्जांपल्स है, कुछ अदर्स के एग्जांपल दिए कि एंटिटी में किन किन लोगों से आप फ्रॉड को लेकर डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन आ गया। एटीएम लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी with a paid up capital of rupees 12 crore. The company has made turnover of rupees 105 crore in the financial year 21-22. The outstanding loan as in 31st of March 2022 was rupees 32 crore. Whether ATM Limited is required to constitute an audit committee in the financial year 22-23, analyze the provision of Companies Act 2013 and give your comment. 4 marks. एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सेक्शन 177 जो डील करता है ऑडिट कमेटी से, उसके सबसेक्शन में बताया गया है कौन कौन सी वो कंपनी है जिनको अपने यहां पर ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट है। तो बात करें हमें हर एक पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, उनके ऊपर तो भाई ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। बट उसके अलावा कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को बताया गया है जो कि पब्लिक कंपनी ही है। 3 कंडीशन है। अगर आप इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के 31 ऑफ मार्च को इन 3 में से कोई भी कंडीशन को पूरा करते हो, तब उस केस में करंट ईयर में आपको अपने यहां पर ऑडिट कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए बच्चे ध्यान से, as per section 177 subsection 1 of the Companies Act 2013, the board of director of every listed public company and such other class or classes of companies as may prescribed shall constitute an audit committee. prescribed company कौन कौन सी? वो सारी पब्लिक कंपनी। प्रेस्क्राइब कंपनीज में सब पब्लिक कंपनी ही है। और अगर मैं लिस्टेड कंपनी की बेटा बात करूं, तो लिस्टेड कंपनी भी कौन सी है? पब्लिक कंपनी ही है। यानी कि प्राइवेट कंपनी में ऑडिट कमेटी एज पर सेक्शन 177 सबसेक्शन 1 बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का है, हमारे वाले केस में कितने का भाई साहब? 12 करोड़ रुपए का। पब्लिक कंपनीज हैविंग टर्नओवर रुपीज 100 करोड़ और मोर, हमारे वाले केस में कितने का है? 105 करोड़ का। ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग और डिबेंचर डिपॉजिट एक्सीडिंग रुपीज 50 करोड़ और मोर, हमारे वाले केस में 32 करोड़ रुपए का था। लेकिन सारी कंडीशन की बात नहीं करते। इफ एनी ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड as on the last date of immediate preceding financial year, तो immediate preceding financial year कंपनी का था कौन सा? फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो 21-22 में आपकी 2 कंडीशन तो आप पूरी कर ही रहे हो ना, तो उस केस में करंट ईयर में 22-23 में आपको अपने यहां पर ऑडिट कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। So ATM Limited is required to constitute an audit committee in the financial year 22-23. Second question, SKN Company, a chartered accountant firm, has been appointed an auditor of metro rail project in city A. Since the project is on large scale, it involves high volume of resources like financial resource हैं, human resource हैं, physical resources हैं. The appointing authority C and AG, Comptroller and Auditor General, requires an objective examination of फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। अगर यहां पर बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन को कैच कर जाएगी। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? मुझे फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को एग्जामिन करना है ऑफ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट दैट एसकेएन कंपनी विल अंडरटेक। आप कौन सी ऑडिट करोगे? कौन सी ऑडिट आप करोगे? अगर मैं पब्लिक एक्सपेंडिचर को चेक करता हूं, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को चेक करने के 5 स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। 5 स्टैंडर्ड। एक तो हम देखते हैं ऑडिट अगेंस्ट रूल एंड ऑर्डर, फिर प्रोविजनिंग ऑफ फंड हम चेक करते हैं,
सैंक्शन को हम चेक करते हैं, प्रोप्राइटी को हम चेक करते हैं, और एक हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। यहां पर जो नेचर है इट इज परफॉर्मेंस ऑडिट। आपको यहां पर परफॉर्मेंस ऑडिट करनी है, और परफॉर्मेंस ऑडिट का स्कोप क्या होता है? जहां पर आप इकोनॉमी को चेक करते हो, हम एफिशिएंसी को चेक करते हैं, हम इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं, तो ये होता है इसका स्कोप। तो बेसिकली यहां पर 4 नंबर में आपसे परफॉर्मेंस ऑडिट पूछ रहा है, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा चालाक था, उसने परफॉर्मेंस ऑडिट को सीधा आपसे नहीं पूछा, उसने पहले आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी और कहा बताइए कि आप यहां पर कौन सी ऑडिट करेंगे, और जो भी ऑडिट आप करेंगे उसका स्कोप क्या होगा। क्वेश्चन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया होता, शायद सभी बच्चों ने उसको अच्छा अटेम्प्ट कर लिया होता, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों ने शायद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ही ना समझ पाया कि क्वेश्चन यहां पर कहना क्या चाह रहा है। ऐसा तो हमने कहीं पर भी पढ़ा हुआ नहीं था, बच्चे आपने पढ़ा हुआ तो था, लेकिन आप थोड़ा सा क्वेश्चन की शायद रिक्वायरमेंट को आप कैच नहीं कर पाए। तो नेचर है यहां पर परफॉर्मेंस ऑडिट, और परफॉर्मेंस ऑडिट करते हुए क्या क्या स्कोप, क्या क्या चीजें आप कवर करते हो, वो उसका आंसर था। तो कंप्लीट आंसर मैंने यहां पर दिया हुआ है, ये परफॉर्मेंस ऑडिट थी, परफॉर्मेंस ऑडिट, और इसमें एफिशिएंसी ऑडिट होती है, इकोनॉमी ऑडिट होती है, इफेक्टिवनेस ऑडिट होती है, एंड एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट होती है। थर्ड क्वेश्चन, ए लिमिटेड हैज अवेल्ड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज अगेंस्ट स्टॉक एंड बुक डेट, term loan for machineries and bank guarantee from Big Bank Limited. A Limited furnishes stock statement and age-wise list of data to Big Bank Limited on regular basis. Concurrent auditor of Big Bank Limited mentioned about wrong calculation of drawing power by the bank branch along with sanction limit and balances overdrawn due to wrong calculation of drawing power. बिग बैंक ने ड्राइंग पावर को गलत कैलकुलेट किया हुआ था, जिसकी वजह से जो बोरोवर था उसने ज्यादा अमाउंट बैंक से विड्रॉ किया हुआ था। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ड्राइंग पावर। अगर इतना समझ में ना आया ना बेटा कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन अगर यहां से भी पढ़ोगे तो भी एग्जाम में अटेम्प्ट कर लिया होगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ड्राइंग पावर, आपको ड्राइंग पावर का मतलब बताना है। हाउ इट डिफर्स फ्रॉम सैंक्शन लिमिट, ये सैंक्शन लिमिट से कैसे डिफर होती है, एंड व्हाट इज टू बी एंश्योर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग ड्राइंग पावर। 3 बेसिक इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, एक आपको ड्राइंग पावर का मतलब बताना है, दूसरा ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट से कैसे डिफर होती है वो आपको बताना है, एंड व्हाट इज टू बी एंश्योर्ड कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करते हुए। तो बेसिकली देखो, पहले आपको एक सैंक्शन लिमिट मिल जाती है। सैंक्शन लिमिट का मतलब कि सपोज अगर 50 लाख की लिमिट मिली है तो 50 लाख से ऊपर तो आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते, लेकिन 50 लाख की लिमिट का मिल जाने का मतलब यह भी नहीं है कि आप 50 लाख पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हो, नहीं। 50 लाख में से आप कितना विड्रॉ कर सकते हो यह डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग पावर क्या निकल के आ रही है। तो सैंक्शन लिमिट एंड ड्राइंग पावर, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करते हुए, तो 3 रिक्वायरमेंट है, मीनिंग ऑफ ड्राइंग पावर वो आपको बताना था, डिफरेंट फ्रॉम सैंक्शन लिमिट एंड कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, CAB is appointed as auditor of public charitable trust. Guide him the focus area of attention relating to the vouching and verification of expenditure of charitable institution. 3 नंबर का था, किस चैप्टर में से है? ऑडिट ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, नॉट डिफरेंट आइटम्स, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। और उसमें बहुत सारी एंटिटीज बताई गई हैं, लाइक उसमें हॉस्पिटल की बात करी गई है, क्लब की बात करी गई है, सिनेमा की बात करी गई है, एनजीओ की बात करी गई है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गया, बहुत सारी एंटिटीज वहां बताई गई। आपको बस यहां पर यह बताना है कि अगर आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में ऑडिट करने के लिए आए हो तो उनके एक्सपेंडिचर को आप चेक करते हुए किन किन बातों को आप वहां पर कवर करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये 3 नंबर का, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। कोई भी अगर आपको डाउट है बच्चे किसी भी टॉपिक पर जो क्वेश्चन पेपर मैंने आज डिस्कस किया है, चाहे आपने मुझसे क्लास ली हो या ना ली हो कोई मायने नहीं है, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको शो हो रहे हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो अच्छा रहेगा। कॉल जनरली अटेंड नहीं कर पाता, काफी बच्चों की शिकायत रहती है, इवन सर की जो मेरे साथ ESSM पढ़ाते हैं उनकी भी शिकायत रहती है कि सर आप फोन कॉल पिक नहीं कर पाते। फोन कॉल थोड़ा सा पिक नहीं होता, लेकिन हाँ मैसेज अगर आप करेंगे डेफिनेटली बेटा आपको रिप्लाई करूंगा। और
उम्मीद करोगी पेपर, देखो पेपर सीधा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, एक या दो क्वेश्चन थोड़े से बस घुमा के पूछे गए, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। और ये मत सोचना कि क्वेश्चन पेपर अच्छा था, सिंपल था तो मार्किंग थोड़ी सी हार्ड होगी, नहीं। अगर आपने पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, एस के नंबर कोड करे हैं, आपने प्रॉपर सेक्शन कोड करा है, तो नो डाउट आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और ऑडिट के किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी तरीके का बच्चे कोई भी डाउट है अगर आपको, इन नंबर पे सिंपली आप कॉल करिए, मैसेज करिए। कॉल मैंने पहले लिखा, शायद नहीं पिक कर पाऊं, बट मैसेज करेंगे डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और रही बात क्लासेस को लेकर, क्लासेस अवेल करना चाहते हो तो हर एक मोड पर क्लासेस अवेलेबल हैं, चाहे आपको फेस टू फेस क्लास लेनी है, चाहे आपको लाइव क्लास लेनी है, चाहे आपको गूगल ड्राइव चाहिए, पेन ड्राइव चाहिए, हर एक मोड पर ऑडिट की क्लासेस अवेलेबल हैं। सर ये क्लास हम कैसे अवेल कर सकते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लासेस को लेकर सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, उसके जरिए आप अकॉर्डिंगली क्लासेस को अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और, कि कैसे अब अगला अटेम्प्ट, अगर आपने अटेम्प्ट दिया था तो अच्छी बात, फाइनल की तैयारी करिए आप सभी बच्चे, ग्रुप निकलेगा आपका। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और उनका अटेम्प्ट अभी है लेटेस्ट, आगे लगने वाला है नवंबर 23 में, और उनको ऑडिट को लेकर और भी कुछ ज्यादा चीजें सीखनी है, तो प्लीज चैनल के साथ आप बने रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को आप प्रेस कर लेना, बिकॉज ये चैनल आपको ऑडिट की प्रिपरेशन को लेकर बहुत सारे यूजफुल वीडियोस दिलाता रहेगा। तो चैनल के साथ प्लीज बने रहेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।